तो फ्रेंड्स, केम क्लासेज बाय माई सर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम पीरियोडिक टेबल। आज पढ़ेंगे हम पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल होती है आवर्त सारणी। पीरियोडिक टेबल है आवर्त सारणी। आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे। आवर्त सारणी का मतलब तत्वों को एक जगह वर्गीकृत किया गया है, सभी तत्वों को एक स्थान पे रखा गया है। जिस स्थान पे उनको रखा गया उस स्थान को हम आवर्त सारणी कहते हैं। तो स्टार्टिंग से लेके अब तक जो आधुनिक आवर्त सारणी है, अब तक मतलब हम पढ़ेंगे अलग अलग वैज्ञानिकों की आवर्त सारणी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हम डोबेराइनर के आवर्त सारणी के बारे में। तो सबसे पहले तत्वों को वर्गीकृत करने का जो प्रयास किया गया था वो प्रयास था डोबेराइनर का। और डोबेराइनर का जो प्रयास था वो त्रिक नियम के नाम से जाना जाता है। तो डोबेराइनर का त्रिक नियम, ये नियम दिया था डोबेराइनर ने 1829 में इस नियम का प्रतिपादन किया था। तो डोबेराइनर के त्रिक नियम के अनुसार हम बात करेंगे तत्वों को वर्गीकृत किस प्रकार किया था डोबेराइनर ने। तो डोबेराइनर ने उस समय जितने भी तत्व है उसको पता था, उन तत्वों को उसने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा। परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा और उसने तीन तीन तत्वों के समूह बनाई। उसने तीन तीन तत्वों को एक समूह में रखा गया और उस समूह को उसने त्रिक नाम दिया। समूह को नाम दिया उसने त्रिक। मतलब प्रत्येक तत्व को तीन तीन समूह में व्यवस्थित किया और समूह को उसने तीन तत्व थे उसमें, तो तीन तत्व की वजह से उन समूह को उसने त्रिक नाम दिया। फिर उसने बताया कि इस त्रिक की एक विशेषता होती है। इस त्रिक की विशेषता क्या होती है कि दो कॉर्नर वाले हैं दोनों, मतलब दोनों सिरे वाले तत्वों का जो परमाणु द्रव्यमान का औसत है वो औसत दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। इसका औसत निकालेंगे दोनों का जो औसत निकालेंगे ना, वो औसत इस तत्व की जो बीच वाला तत्व होता है ना उसी तत्व के बराबर होता है। तो हम बात करेंगे इसको एक त्रिक लेकर, इसको समझते हैं एक त्रिक लेकर। तो मैं बात करूँगा एक त्रिक है डोबेराइनर का, लिथियम है, सोडियम है एंड पोटेशियम है। हमें पता है कि जो लिथियम है, लिथियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो लगभग 7 होता है, 6.9 के लगभग। सोडियम का जो परमाणु द्रव्यमान है वो होता है लगभग 23। पोटेशियम का जो परमाणु द्रव्यमान है वो लगभग होता है 39। तो औसत निकालेंगे, औसत किसका निकालेंगे? लिथियम के परमाणु द्रव्यमान का और पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमान का हम औसत निकालते हैं। तो औसत का फॉर्मूला होता है राशियों का योग। तो हमारे पास दो राशि हैं, एक लिथियम है और एक पोटेशियम, दोनों का योग कर देंगे बटा राशियों की संख्या। तो दो राशियों 2 का भाग दे देंगे। तो राशियों का योग 7 लिथियम का है, 39 पोटेशियम का है, डिवाइड बाई 2। तो दोनों का जो मतलब ऐड योग होगा वो होगा 46 और 46 को हम डिवाइड करेंगे 2 से। तो इसका मतलब जो औसत आ जाएगा वो औसत आएगा लगभग 23 और ये लगभग 23 सोडियम के औसत के बराबर होता है। तो ये था डोबेराइनर का त्रिक। अब डोबेराइनर का त्रिक मतलब फ्लॉप हो गया। इसका रीजन था कि डोबेराइनर बहुत ही कम त्रिकों के बारे में बता पाया और एक्चुअली वो 3 ही त्रिक दे पाया। पहला त्रिक आपके सामने है, लिथियम है, सोडियम है एंड पोटेशियम है। दूसरे त्रिक की बात करूँगा तो दूसरा त्रिक है कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है एंड बेरियम है। दूसरा त्रिक कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का है। बात करूँ तीसरे त्रिक की तो तीसरा त्रिक है क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। मतलब ये तीसरा त्रिक था इसका। तो 3 त्रिक हो गए। पहला त्रिक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का था। दूसरा त्रिक कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम है और तीसरा जो त्रिक है वो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। तो ये बहुत ही कम त्रिकों के बारे में जानकारी दे पाया। इस वजह से डोबेराइनर का जो त्रिक नियम है वो त्रिक नियम यहीं पे फ्लॉप
हो गया। तो डोबेराइनर के त्रिक के बाद में जो दूसरा वर्गीकरण दिया था वो वर्गीकरण दिया था न्यूलैंड्स ने। और न्यूलैंड्स का जो वर्गीकरण है वो वर्गीकरण अष्टक नियम के नाम से जाना जाता है। और ये नियम 1864 में आया था। जो दूसरा नियम पढ़ेंगे हम न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम, और ये नियम आया था 1864 के अंदर। जब इसने न्यूलैंड्स ने तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास कर रहा था उस समय लगभग 56 एलिमेंट ज्ञात थे। उस समय लगभग 56 एलिमेंट ज्ञात थे। 56 तत्वों की खोज हो चुकी थी। उस समय तक 56 तत्वों की खोज हो चुकी थी। 56 तत्व ज्ञात थे उस समय। न्यूलैंड्स का जो वर्गीकरण है वो वर्गीकरण भी परमाणु द्रव्यमान या फिर हम बोलते हैं परमाणु भार के ऊपर निर्भर था। तो न्यूलैंड्स ने भी तत्वों को वर्गीकृत करते समय परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में इनको व्यवस्थित किया। तो हम न्यूलैंड्स के अष्टक नियम का एक बार एग्जाम्पल देखते हैं, लेकिन एग्जाम्पल से पहले हम उसका बार थोड़ी सी पढ़ लेते हैं कि न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम था, मतलब न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम था उस अष्टक नियम के अकॉर्डिंग न्यूलैंड्स ने ये कहा, पहले तो न्यूलैंड्स ने तत्वों को, जितने भी तत्व ज्ञात थे सभी तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। पहले छोटे परमाणु द्रव्यमान, फिर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर दिया इसको। और उसने देखा कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म, मतलब प्रत्येक 8वां तत्व बराबर था गुणों में पहले तत्व के, मतलब प्रत्येक 8वां तत्व गुणधर्मों में पहले तत्व के बराबर होता है। मतलब 8वें तत्व के गुणधर्म और पहले तत्व के गुणधर्म दोनों समान होते हैं। इस आधार पे न्यूलैंड्स ने, मतलब इसकी तुलना है न्यूलैंड्स ने, वो संगीत के अष्टक, जिस प्रकार संगीत में मतलब 7 नोड होते हैं और 8वां नोड पहला नोड ही होता है। जैसे सा रे गा मा पा धा नी और फिर वापस सा। तो पहला और आठवां दोनों क्या आ रहे हैं, सा, मतलब पहला और आठवां दोनों सेम हैं, दोनों समान हैं, दोनों एक ही हैं। इस कारण न्यूलैंड्स ने भी ये कहा कि पहला तत्व और 8वां तत्व गुणों में क्या होता है, समान होता है, गुणों में एक समान होते हैं। इस कारण न्यूलैंड्स का जो नियम था वो नियम अष्टक नियम के नाम से जाना जाता है। अब हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो मैं बात करूँगा लिथियम सोडियम बात करूँगा मैं लिथियम के बाद में आएगा बेरिलियम के बाद में आएगा बोरोन के बाद में है कार्बन के बाद में है नाइट्रोजन के बाद में है ऑक्सीजन के बाद में है फ्लोरीन के बाद में आता है नियोन। लिथियम के नीचे आता है सोडियम, बेरिलियम के नीचे आता है मैग्नीशियम, बोरोन के नीचे आता है एल्यूमिनियम, कार्बन के नीचे आता है सिलिकॉन, नाइट्रोजन के नीचे आता है फास्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर, फ्लोरीन के नीचे आता है क्लोरीन, नियोन के नीचे आता है आर्गन। ठीक है, फिर सोडियम के नीचे आता है पोटेशियम, मैग्नीशियम के नीचे आता है कैल्शियम। तो देखो बात करूँ, ये आता है 1 नंबर पे। तो मैं देखना 1 2 3 4 5 6 7 ये जो है ये उत्कृष्ट गैस, उस वक्त इसकी खोज नहीं हुई थी। नियोन, आर्गन ये उत्कृष्ट गैसें हैं, 0 वर्ग के अंतर्गत आता है, इसकी खोज नहीं हुई थी। इस कारण पहला लिथियम, 2 3 4 5 6 7 और 8वां मैग्नीशियम, मतलब लिथियम के गुणधर्म है वो मैग्नीशियम के समान हैं। इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 पोटेशियम, मतलब ये तीनों लिथियम, सोडियम और पोटेशियम तीनों के गुणधर्म क्या होते हैं, एक समान होते हैं, क्योंकि तीनों एक ही समूह के तत्व हैं, तीनों एक ही समूह से संबंधित तत्व हैं। इस कारण तीनों के गुणधर्म समान होते हैं। इसी प्रकार बेरिलियम
मैग्नीशियम और कैल्शियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, इन तीनों के तत्व भी क्या होते हैं, एक ही वर्ग के तत्व हैं, एक ही समूह के तत्व हैं। इस कारण इन तीनों के तीनों भी क्या होते हैं, समान होते हैं और ये आठवें तत्व के रूप में आ रहे हैं। बोरोन, एल्यूमिनियम ये समान है, कार्बन कैल्शियम के समान है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस के समान है, ऑक्सीजन सल्फर के समान है, फ्लोरीन क्लोरीन के समान है। तो ये न्यूलैंड्स का अष्टक नियम है एग्जाम्पल के तौर पे। अब हम इसकी कुछ लिमिटेशन पढ़ेंगे, इसकी सीमाएं, मतलब क्या क्या इसकी लिमिटेशन थी। तो सबसे पहले तो जो न्यूलैंड्स था वो ओवर कॉन्फिडेंट बंदा था। उसने कहा कि प्रकृति में जो 56 तत्व ज्ञात हैं, प्रकृति में ये 56 तत्व ही रहेंगे, भविष्य में कभी भी कोई नया तत्व ज्ञात नहीं होगा, 57 तत्व भी नहीं होंगे, जबकि वर्तमान में हम 118 तत्व पढ़ रहे हैं। इस कारण ये जो न्यूलैंड्स था वो फ्लॉप हुआ। दूसरा इसका सबसे बड़ा रीजन था कि ये केवल हल्के तत्वों के ऊपर ये जो नियम है ये केवल हल्के तत्वों के ऊपर लागू होता है, भारी तत्वों के ऊपर ये लागू नहीं हो रहा है, क्योंकि हल्के तत्वों में ही आठवां और पहला तत्व समान होता है। अगर हम बात करें तो ये नियम केवल और केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। कैल्शियम के बाद में आठवां तत्व पहले तत्व के समान नहीं होता है, क्योंकि कैल्शियम के बाद में आने वाले तत्वों में डी ब्लॉक एलिमेंट्स बीच में आ जाते हैं। इस कारण 10 डी ब्लॉक एलिमेंट्स तत्व बीच में आने से ये जो रेशियो है वो 18 के पास पहुंच जाता है। मतलब इसके बाद में 18वां तत्व पहले तत्व के समान हो सकता है, लेकिन 8वां तत्व पहले तत्व के समान नहीं हो सकता। तो ये सबसे बड़ा मतलब न्यूलैंड्स की कमी थी, जिसकी वजह से ये न्यूलैंड्स का जो नियम है वो फ्लॉप सिद्ध हुआ। इसके बाद में बात करेंगे हम जो तीसरा वर्गीकरण है, वो तीसरा वर्गीकरण है मेंडेलिफ ने। तीसरा जो वर्गीकरण है वो मेंडेलिफ के रूप में दिया था। मेंडेलिफ की आवर्त सारणी, मेंडेलिफ की आवर्त सारणी। मेंडेलिफ को आवर्त सारणी का पिता, द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है, क्योंकि तत्वों को वर्गीकृत करने का जो तरीका है वो सबसे पहले मेंडेलिफ ने ही दिया था। मेंडेलिफ की आवर्त सारणी भी परमाणु द्रव्यमान के ऊपर ही आधारित है। तो इसमें पढ़ेंगे हम सबसे पहले मेंडेलिफ का आवर्त नियम। मेंडेलिफ का आवर्त नियम क्या है कि मेंडेलिफ का जो आवर्त नियम है वो आवर्त नियम है कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म उनकी आवर्ती फलन होते हैं, उनके परमाणु भारों की। तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। तो मेंडेलिफ का जो आवर्त नियम था वो आवर्त नियम है कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म है वो उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। मेंडेलिफ की जो आवर्त सारणी में तत्व उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित थे। परमाणु गुणों वाले तत्व एक ही समूह में व्यवस्थित किए गए, जबकि समान तत्व ऐसे जिनके जो रासायनिक गुणधर्म थे वो समान थे, उनको एक ही समूह में रखा गया। अगर मेंडेलिफ की आवर्त सारणी की बात करें तो उसमें 6 क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं।
जबकि मूल सारणी में 8 ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं जिन्हें हम समूह के नाम से जाना जाता है। इन समूह का अंकन फर्स्ट सेकंड रोमन जो अंक होते हैं रोमन अंकों के अंतर्गत करते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड रोमन अंकों के अंतर्गत इनका हम नामांकन करते हैं। जबकि जो 9वां ऊर्ध्वाधर कॉलम है जिसको हम शून्य समूह कहते हैं, समूह 8 एवं शून्य के अलावा प्रत्येक समूह को 2 अन्य उपसमूह ए व बी में बांटा गया है। 8वां जो समूह है उसमें 9 तत्व होते हैं जो 3 समूह में व्यवस्थित होते हैं। प्रत्येक समूह में 3 तत्व होते हैं।